Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस का, जो कि है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, इग्नो में, MEG 4 में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम इसको हिंदी में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, जो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसको अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, एक बंदा है वार्ड हॉग, जिन्होंने डिफाइन किया है। वार्ड हॉग डिफाइंस द प्रोसेस बाय विच अ लैंग्वेज हैज़ बीन कोडिफाइड इन सम वे। दैट प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग बुक्स, डिक्शनरीज एंड अ लिटरेचर। तो इनके द्वारा, वार्ड हॉग ने जो डिफाइन किया है, इसके द्वारा ये जो प्रोसेस है लैंग्वेज को कोडिफाई करने की, इसमें क्या करते हैं, ग्रामर्स और स्पेलिंग्स में हम करेक्शन करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स लगाते हैं, स्पेलिंग को हम चेंजेस करते हैं या डिक्शनरीज बनाते हैं या लिटरेचर में कोई चेंजेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उस जो लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की इसको प्रोसेस कहते हैं। ये वार्ड हॉग ने बताया ये बात। ये है विक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इन हिंदी। जो बाइबल है इनिशियली हिब्रू में लिखी गई थी। इसको जो विक्लिफ नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट की थी बाइबल को इन इंग्लिश। एंड एक और जो है इस्टेब्लिश ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड बाय कैक्सटन। जो कैक्सटन है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया था। जो मैं पुराना जो आपको बता रहा हूँ कि पुराने टाइम की बात है, ये चीज़ें हुई थी। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या हुआ है, किसने क्या किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो वार्ड हॉग, दूसरे हैं विक्लिफ एंड तीसरे आ गए ये कैक्सटन। तो वार्ड हॉग ने ये डेफिनेशन दी थी और विक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था फ्रॉम हिब्रू टू इंग्लिश। एंड थर्ड वन इज़ कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था इन इंग्लैंड। एंड वन मोर इज़ डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी बनाई थी। फर्स्ट टाइम जो डिक्शनरी बनाई थी वो डॉक्टर जॉनसन ने बनाई थी, विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1755। तो ये कुछ जानकारी थी। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पे। तो अकॉर्डिंग टू इनर हॉगन देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जो इनर हॉगन है, इन्होंने 4 स्टेजेस में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज सिलेक्शन और सेकंड वन इज कोडिफिकेशन एंड थर्ड वन इज एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन एंड फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या है एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू सिलेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसमें क्या क्या हम सिलेक्शन करेंगे? फर्स्ट वन इज वेराइटी एंड डायलेक्ट एंड स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम सेवरल अदर वेराइटीज़। अलग अलग वेराइटीज़ से हम ये चेंजेस करेंगे, डायलेक्ट, स्टाइल और वेराइटी को सिलेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। और साथ में एक चीज़ और है, द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक वेराइटी इज़ नॉट एट ऑल अ नेचुरल एंड इनोसेंट प्रोसेस। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वेराइटी, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो ये बताया गया है। कांट एसोसिएट विद द पावर एंड ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंट द एलाइड ग्रुप। ये किसी एक शक्ति का काम नहीं है, ये कोई पावर में बैठा हुआ है उसका ये काम है कि उसको करना चाहिए सिलेक्शन, या फिर कोई एलाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एलाइड ग्रुप मीन्स कोई स्पेशल ग्रुप जो इसके लिए बिठाया गया हो, उसका कोई काम नहीं है। तो ये था सिलेक्शन। उसके बाद आता है सेकंड, दैट इज कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन में क्या होता है? फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग अलॉन्ग विथ अदर राइटिंग कन्वेंशंस। इसमें क्या है? जो ग्रामेटिकल रूल्स लगाना है, डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स को आप लगा रहे हैं अगर किसी के ऊपर। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। उसके बाद स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग रहेगी इस वर्ड की, ये आप बता रहे हैं। साथ में
विथ अदर राइटिंग कन्वेंशंस, वो जो लिखित में आपके पास करार होना चाहिए, कन्वेंशंस मीन्स करार, कोई डील ये होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कोडिफिकेशन। फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग अलॉन्ग विथ अदर राइटिंग कन्वेंशंस। डिफरेंट बुक्स डिक्शनरीज वर रिटर्न, जो बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, लिखी जानी चाहिए, और डिक्शनरीज लिखी जानी चाहिए, बिकॉज कोडिफिकेशन इज टू मेक पीपल सी व्हाट इज रिटर्न इन दीज ग्रामर एंड रेफरेंस बुक्स। तो जब हम ये बुक्स पब्लिश करेंगे या डिक्शनरीज पब्लिश करेंगे तभी लोगों को पता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि हाँ इस वर्ड को कहाँ यूज़ करना है, या इसके क्या ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कहाँ अप्लाई करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कैसे बोलना है हमें, या इसकी स्पेलिंग क्या है, ये सब हमें रेफरेंस बुक्स लिखनी चाहिए, ये लिखी गई हैं ऑलरेडी। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन। इसके बाद थर्ड आता है इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन। इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन में क्या है, अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज कांट बी यूज्ड एज अ फैमिली इंटरेक्शन और इनफॉर्मल डोमेन। इसमें बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको हम कहीं भी ऐसे फैमिली इंटरेक्शन में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और इनफॉर्मल डोमेन कहीं भी किसी से ऐसे ही बैठे बातें कर रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं तो उस जगह पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। ये कहाँ यूज़ होती है, इट शुड बी यूज्ड इन फॉर्मल और पब्लिक डोमेन, फॉर्मल डोमेन या पब्लिक डोमेन में यूज़ करना चाहिए। लाइक एजुकेशनल टेक्स्ट बुक, किताबों में यूज़ करना चाहिए, जो पढ़ाने के लिए किताबें यूज़ की जाती है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। लेक्चर्स कॉमा सेमिनार्स, बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। एंड लर्निंग मटेरियल्स, कोई लर्निंग मटेरियल है जैसे ई बुक्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, इस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। ऑल्सो यूज इन गवर्नमेंट एजेंसीज, ये गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज़ होती है। लॉ जुडिशरी सिस्टम, लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम में यूज़ होती है। बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट इन फैमिली इंटरेक्शन और इनफॉर्मल डोमेन। प्लीज़ इसको याद रखें कि इसको फैमिली इंटरेक्शन या इनफॉर्मल डोमेन में यूज़ नहीं किया जाता है, इसको हमें फॉर्मल डोमेन में यूज़ करना है। कहाँ कहाँ करना है ये मैंने आपको बताया। ये था अपना पार्ट इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। Acceptance is not the least, last but not the least, the acceptance is very important within the community। तो जैसे कि हमने ये बताया है कि हमने प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, अभी हमने कर तो दिया है, सिलेक्शन किया है, कोडिफिकेशन किया है, और इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, इसके फंक्शंस भी बताएं कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है, बट एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सोसाइटी है हमारी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि ये लैंग्वेज ये बनी है और इसमें ये स्टैंडर्डाइजेशन हुए हैं, तो वो जो पब्लिक है, जो कम्युनिटी है, उसको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ ऑल्सो गिवन अ स्टेटस ऑफ नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी किसी लोकल कम्युनिटी में बोली जा रही है, उसको एक स्टेटस मिलना चाहिए नेशनल लैंग्वेज का या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का, तब वो उसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश इन यूएसए एंड इंग्लैंड एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज बताई गई है यूएसए और इंग्लैंड में जो बोली भी जाती है। जैसे हम ले सकते हैं हिंदी इन इंडिया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड नेशनल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस। तो ये हमारा था प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके ये टाइप्स थे। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसको लिख के। ये था मेरा आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि MEG 4 में आता है, इग्नो में। बाकी आप लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स।